आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम के हवाले से पर्सपेक्टिव वीडियो होगा जो आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। ट्रांसलेशन का ये वीडियो होगा जिसमें उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों को हम समझेंगे। उर्दू प्लस हिंदी और प्लस इंग्लिश, इन तीनों को ट्रांसलेशन में हम इस्तेमाल करके देखेंगे। तो ये टारगेट एग्ज़ाम जो हमारा क्लास है ये आपका 11 चल रहा है ट्रांसलेशन के हवाले से। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जिसमें पूरे कवायद को डिस्कस किया गया है, वोकैबुलरी को डिस्कस किया है, उर्दू से हिंदी सेंटेंसेस को डिस्कस किया गया है। उनके अलावा अब ये बनाया जा रहा है। अगर इन्हें आप देख ले रहे हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। और ये सारे जितने भी क्लासेस कराई गई हैं या जितने भी PDF कंडक्ट कराया गया है उन सभी को एक गाइड के फॉर्मेट में इसको कलेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक एक 150 का ये गाइड है जिसमें दोनों तरह के उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक के जो एग्ज़ाम्स है उसके सिलेबस को मर्ज किया गया। 100% यूज़फुल होंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अगर लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहले वो कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि अगर मैं डिस्टर्ब हो जाता कंटिन्यू बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं। तो व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइड आपको मदद करेंगे। चलिए, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी बनाए जाएँ उसका नोटिस आपको आसानी से पहुंच जाए। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सभी लोग देखिए, जो कोई भी सहायक उर्दू अनुवादक या जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सभी लोग सोचते हैं कि ज़बान सीखें। ज़बान उनके अंदर एक तरह के कह सकते हैं कि निखार पैदा कर देता है। तो ज़बान सीखने वाले जितने भी लोग इच्छुक हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, वो देखें, उन्हें ज़बान सीखने में ये वीडियो मदद करेंगे। चलिए हम समझते हैं ट्रांसलेशन। हम डेली 10 ट्रांसलेशन लाते हैं, तो ये हमारा 11 पार्ट्स है। डेली कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ देते रहें और इसमें जो वर्ड होंगे उसे आप ज़रूर नोट करते जाइएगा ताकि आपको मदद हो ट्रांसलेट करने में या माना समझने में। मैं वही पैसेज लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से होते हैं। चलिए, आज जो हम देखते हैं हमारा है भारतवर्ष गाँव का देश है। यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या गाँव में बसती है। ये आपका हिंदी का सेंटेंस है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। हिंदुस्तान देहातों का मुल्क है, इसकी 70% यहाँ कह सकते हैं या परसेंटेज को फीसद, चूँकि परसेंटेज सिम्बलाइज कर दिया गया है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 70% से ज़्यादा आबादी देहात में रहती है। ये आपका उर्दू ट्रांसलेशन हो गया। मेन ट्रांसलेशन जो फर्स्ट था आपका वो उर्दू से यहाँ पे, ठीक है, यानी हिंदी से इंग्लिश करने में दुश्वारी है, इंग्लिश से उर्दू या हिंदी करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। बट यहाँ उर्दू से इंग्लिश या फिर हिंदी से इंग्लिश करने में दुश्वारी होती है। बट ये कंटिन्यू वीडियोस आप देखते जा रहे हैं और फिर इन PDF को एक्सेस करते जाएंगे गाइड के माध्यम से। तो बिल्कुल आई होप कि इट विल बी यूजफुल फॉर योर पर्सपेक्टिव एग्जाम। तो आपके एग्जाम के हवाले से काफ़ी यूजफुल होगा। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेज, मोर देन 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। इंडिया जो है एक इंडिया के लोग जो है ज़्यादातर 70%, मोर देन 70% ज़्यादा लोग, यानी इसकी आबादी जो है कहाँ पे है, गांव में है। 70% ज़्यादा। चलिए वोकैबुलरी देख लेते हैं। इसमें कंट्री को देश कहते हैं, विलेज को गांव कहते हैं। मोर देन 70% मतलब 70% से ज़्यादा। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, जनसंख्या आप कह सकते हैं, जिसको यहाँ पे जनसंख्या दिया गया है, यहाँ पे ये पॉपुलेशन के माने में है। विलेज बिल्कुल वही। फिर तो ये कुछ वर्ड हैं, इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसलिए गांव का उद्धार ही भारत का उद्धार है। यदि गांव का उद्धार होगा तो किसानों का उद्धार होगा। लिहाजा देहात की निजात हिंदुस्तान की निजात है, ठीक है। उद्धार मतलब निजात, छुटकारा। अगर देहात बच जाएंगे तो किसान बच जाएंगे। ये किसानों के हक़ में ये आर्टिकल है। Therefore, the salvation of village is the salvation of India। अगर गांव बचेंगे, साल्वेशन कहते हैं निजात को, उद्धार को कहते हैं साल्वेशन या फिर निजात कह सकते हैं उर्दू के हवाले से। इंग्लिश में जिसको कहते हैं साल्वेशन, निजात, छुटकारा। Therefore में इसलिए होता है। Therefore मीन्स लिहाजा कह लीजिए उर्दू में, या इसलिए कह लीजिए, इसे नोट कर सकते हैं आप, ट्रांसलेट करने के लिए आ सकता है। Therefore कहते हैं इसलिए या लिहाजा। The salvation of village is the salvation of India if the village will be saved। अगर गांव बच जाएंगे, अगर गांव सुरक्षित रह जाएंगे, then the farmers will be saved। तो क्या होगा, किसान भी बच जाएंगे। इसलिए कि किसान कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। लिहाजा किसानों को बचाने के लिए गांव को बचाना ज़रूरी है, इसलिए कि उनका दारोमदार, रोजी रोटी जो होता है किसानी पर निर्भर होता है और वो गाँव में रहते हैं। तो ये आपका एजुकेशनल ऐसे ही नहीं दे देगा आपको पैसेज, कोई सा भी एजुकेशनल पैसेज आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। और यदि किसानों का उद्धार होगा तो देश का भी
देश में कोई भी भूखा नहीं होगा। अगर क्या है, अगर किसान बच जाएंगे, अगर किसान बच जाएंगे यानी किसानों के हक में फैसला हो और किसान बच जाएं, किसान के लिए मतलब कोई आपदा ना आए, अगर किसान बच गए तो मुल्क में कोई भूखा नहीं रहेगा। यहाँ पे बनेगा हो गया, बट टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये फ़ायदा है, ठीक है। तो कोई भूखा नहीं रहेगा, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। एंड इफ़ द फार्मर्स आर सेव्ड, एंड इफ़ द फार्मर्स आर सेव्ड, और अगर किसान बच गए, नो वन विल बी हंग्री इन द कंट्री, तो देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ट्रांसलेशन अब फिर मैं बोलता हूँ बार बार, अगर आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, इसमें ज़रूरी नहीं कि जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसके अलावा ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। मेरा किया हुआ बिल्कुल करेक्ट है, आप अपने हिसाब से भी करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लग रहा है कि इम्प्रूव की ज़रूरत है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उससे इंटर रिलेट करके और भी चीज़ें समझी जा सकें। तो पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जब भी बनाया जाए, चूँकि ये चैनल एजुकेशनल चैनल है, अगर एजुकेशन से आप रिलेटेड है, अगर एजुकेशन में आप आना चाहते हो तो ज़रूर देखें। सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं, तो आपके भविष्य का ये बहुत अच्छा चैनल है, यहाँ से अपने करियर को आप संभाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ के हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेंटेंस हमारा जो यहाँ पे 4 है। 4 में क्या कहा जा रहा है, सरकार की ओर से गाँवों का उद्धार करने के लिए ही ग्राम पंचायत नामक संस्था का निर्माण हुआ है। सरकार की ओर से गाँव का उद्धार करने के लिए ही ग्राम पंचायत नामक संस्थान का निर्माण हुआ है। हुकूमत की जानिब से देहातों को आज़ाद बनाने के लिए, ठीक है, उद्धार करने के लिए, आज़ाद बनाने के लिए एक ग्राम पंचायत के नाम से एक इदारा तश्कील दी गई है। एक ग्राम पंचायत के नाम से एक इदारा तश्कील है। ग्राम पंचायत जो अपने आप में एक तरह संस्था इसको कहते हैं, इंस्टीट्यूशन हम इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं इसको इदारा कह सकते हैं। तो ग्राम पंचायत अपने आप में क्या है, एक तश्कील किया हुआ इदारा है। हुकूमत की जानिब से देहात को आज़ाद बनाने के लिए, खुद मुख्तार बनाने के लिए एक ग्राम पंचायत के नाम से एक इदारा तश्कील दिया गया है, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत की जानिब से। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत की जानिब से, एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड ग्राम पंचायत हैज़ बिन क्रिएटेड टू लिबरलाइज द विलेज। क्या मतलब हुआ, हुकूमत की जानिब से एक इदारा, एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड, एक इदारा बना दिया गया है, जिसको कहा जाता है कॉल्ड, जिसको कहा जाता है ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसको कहा जाता है ग्राम पंचायत। हैज़ बिन क्रिएटेड, इसको बना दिया गया टू लिबरलाइज द विलेज, किस लिए, ताकि गांव के जो लोग हैं उनका बिल्कुल उनको आज़ादी मिल सके, वो पूरा निजात हो सके, सारे मसले का हल अपने ग्राम पंचायत से वो करवा सके। तो ग्राम पंचायत किस लिए होता है, कि गांव के लोगों के मसलों के हल कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ यू, ऑन द बिहाफ ऑफ पुलिस, ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली, कुछ भी आप लगा सकते हैं सरकार की जानिब से। ऑन द बिहाफ ऑफ मी, ऑन द बिहाफ ऑफ यू, ऑन द बिहाफ ऑफ हर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ चेंज करके जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, मीनिंग फिट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं 5, ग्राम पंचायत कोई नई चीज़ नहीं है, प्राचीन काल में भी ग्राम पंचायत होती थी। ग्राम पंचायत कोई नई चीज़ नहीं है, प्राचीन काल में भी ग्राम पंचायत होती थी। ग्राम पंचायत कोई नई बात नहीं है, यानी ग्राम पंचायत का होना कोई नई चीज़ नहीं है। फिर कहूँगा कि कभी भी आप, जैसे यहाँ पे चीज़ है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप चीज़ लाएँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि चीज़ लाएँ, ऑप्शंस के हवाले से आपको ट्रांसलेट करना है। यहाँ तक कि कदीम ज़माने, प्राचीन काल को क्या हुआ, कदीम ज़माने में, प्राचीन काल कदीम ज़माने में ग्राम पंचायतें थीं। तो ग्राम पंचायतें कदीम ज़माने में भी थीं, तो कदीम ज़माना को आप लिख लीजिए, प्राचीन काल बोलते हैं हिंदी में, और उर्दू में इसी को कदीम ज़माना बोलते हैं। चलिए, चूँकि ये इंग्लिश वाला थोड़ा नीचे है, सेकंड पेज में आ गया था, बट मैं कोशिश करूँगा कि दिखे आप लोगों को, नहीं दिखेगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत इज़ नॉट समथिंग न्यू। ग्राम पंचायत कोई समथिंग न्यू मतलब ग्राम पंचायत कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका ऐसा नहीं है कभी नहीं था या अचानक आ गया है, बल्कि इवन इन एंशियंट टाइम, यहाँ तक कि प्राचीन काल में, इवन इन एंशियंट टाइम, यहाँ तक कि प्राचीन काल में देयर वर ग्राम पंचायत, यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी ये होते थे। बस फ़र्क इतना है कि उनके नाम बदल दिए जाते थे। मुखिया कह सकते हैं, ग्राम पंचायत कह सकते हैं, ये सारे नाम जो हैं एक तरह ग्राम पंचायत ही के ज़ुमरे में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, जो कि गाँव के लोगों को, लोकल लोगों को, अपने आसपास के लोगों की वो निगरानी करते हैं, उनके फैसले करते हैं किसी मसले के हवाले से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6वां सेंटेंस आपका यहाँ से है, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में इन पंचायतों को कोई महत्व नहीं दिया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने
अपने शासनकाल में इन पंचायतों को कोई महत्व नहीं दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने, उर्दू देख लीजिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में, शासनकाल दौरे हुकूमत में इन पंचायतों को कोई अहमियत नहीं दी थी। महत्व देना, अहमियत देना, महत्व ना देना, अहमियत ना देना, ठीक है। तो ये आपका उर्दू के हवाले से हो गया। चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। बट द ब्रिटिश डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस, बट द ब्रिटिश डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू दीज पंचायत ड्यूरिंग देयर रीजन। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ने अपने दौरे हुकूमत में, चलिए माना समझते हैं, बट द ब्रिटिश डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस, मतलब क्या हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन अंग्रेज़ों ने कोई अहमियत नहीं दी, यहाँ तक हो गया आपका, डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू दीज पंचायत, यानी अंग्रेज़ों ने इन पंचायतों को कोई अहमियत नहीं, ड्यूरिंग देयर रीजन्स, अपने दौरे हुकूमत में। तो ये सारे वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस कह सकते हैं अहमियत को, अटैच एनी इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत देना, ड्यूरिंग मीन्स के बीच या दौरान, रीजन कहते हैं दौरे हुकूमत। ये वर्ड कुछ है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। चलिए उसके अलावा भी कुछ रह जा रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं देख के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड कर दूँगा। चलिए दो कर ले, पहले हिंदी का कर लेते हैं, उर्दू का, उसके बाद इंग्लिश करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी जी के अथक प्रयासों से दोबारा ग्राम पंचायतों का विकास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी जी के अथक, दो मरतबा पढ़ना ज़रूरी होता है, अगर एक मरतबा पढ़ के जाएंगे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं बनेगा, इसी वजह से दो मरतबा पढ़ें, पहले वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाए, उसके बाद आप ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। अथक प्रयासों से दोबारा ग्राम पंचायत का विकास हुआ। आज़ादी हासिल करने के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, आज़ादी हासिल करने के बाद महात्मा गांधी के अथक कोशिशों, अथक कोशिश कह सकते हैं, अथक प्रयास यानी कंटिन्यू स्ट्रगल, कंटिन्यू ट्राइंग, ठीक है, अथक कोशिशों की वजह से ग्राम पंचायत एक बार फिर तरक्की कर गई, ठीक है। तो क्या हुआ, अथक प्रयास से दोबारा ग्राम पंचायत का विकास हुआ। तो गांधी जी के बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद फिर जो है ग्राम पंचायत वजूद में आ गया। चलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हवाले से। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं, आज़ादी के हुसूल के बाद, यानी आज़ादी हासिल करने के बाद, जो कि यहाँ है आपका, ग्राम पंचायत हैव डेवलप्ड अगेन, ग्राम पंचायत फिर उरूज पे आ गया या फिर तरक्की कर गया। डेवलप कहते हैं तरक्की करना, अगेन मीन्स दोबारा, ड्यू टू द अनटायरिंग एफर्ट्स, अनटायरिंग किसे कहते हैं, अथक प्रयास, अनटायरिंग एफर्ट्स कहते हैं अथक प्रयास, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। अनथक कोशिश, अनटायरिंग एफर्ट्स, अनथक कोशिश, अथक प्रयास ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के अनथक प्रयास के बाद ग्राम पंचायत एक मरतबा फिर उरूज पे आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस आपका 8वां यहाँ पे है। ग्राम पंचायत का निर्माण 5 व्यक्तियों पर आधारित होता है। ग्राम पंचायत का निर्माण 5 व्यक्तियों पर आधारित होता है। ग्राम पंचायत की बिना 5 अफराद पर मबनी है। ग्राम पंचायत निर्माण कह सकते हैं, निर्माण कह सकते हैं बिना, ठीक है, या ग्राम पंचायत की बुनियाद रखी जाती है। बिना के माने निर्माण करना या बुनियाद रखना। 5 अफराद पर मबनी है, आधारित को मबनी कह लीजिए, ये वर्ड है, लेकिन यहाँ आप बदल सकते हैं, बिना को भी बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा कर, कभी भी रट्टाफिकेशन पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को मैं आसान कर दे रहा हूँ, कैसे आप बनाएंगे फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ग्राम पंचायत की बुनियाद 5 अफराद पर रखी जाती है, ठीक है। मबनी हटा दें, अगर हटाना चाहें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एज यू विश, ये आप पे निर्भर करता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राम पंचायत इज़ बेस्ड ऑन 5 पर्सन। द कंस्ट्रक्शन, या ऐसे कह लीजिए कंस्ट्रक्शन को हटा दीजिए, इससे अच्छा वर्ड होगा द फाउंडेशन ऑफ ग्राम पंचायत। फाउंडेशन डाल लीजिए यहाँ पे, FU, हाथ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फाउंडेशन बुनियाद। द फाउंडेशन ऑफ ग्राम पंचायत इज बेस्ड ऑन 5 पर्सन। तो इसमें कम से कम 5 लोगों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, जिनका लास्ट सेकेंड आज का है। जिनका चयन गांव के लोगों के सामने उन्हीं के द्वारा होता है, यानी ग्राम पंचायत के जो 5 मेंबर्स होते हैं उनका चयन, उनकी नियुक्ति, उनका इंतखाब, ठीक है। जिनका चयन गांव के लोगों के सामने उन्हीं के द्वारा होता है। जिनका इंतखाब, ध्यान रखें आप, चयन को इंतखाब बोलते हैं, गांव के लोग ही करते हैं, सेंस एक ही है।
दोबारा कहती हैं, या जिनका इंतखाब गांव के लोगों के ज़रिया ही किया जाता है, वो भी सही है, या जिनका इंतखाब गांव के लोग ही करते हैं, ये भी सही है। दोनों अपने आप में सही है। इंग्लिश देखते हैं, दे आर चोजन बाय द पीपल ऑफ द विलेज। दे आर चोजन, उनका इंतखाब या वो मुंतखब किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ द विलेज, गाँव के लोगों के ज़रिया। चलिए आज का लास्ट देखते हैं। यही 5 व्यक्ति अपना एक मुखिया चुन लेते हैं। यही 5 व्यक्ति अपना एक मुखिया चुन लेते हैं जिसे सरपंच का नाम दिया जाता है। यही 5 व्यक्ति अपना मुखिया चुन लेते हैं जिसमें सरपंच का नाम दिया जाता है। ये 5 आदमी अपना ज़िम्मेदार मुंतखब कर लेते हैं। ज़िम्मेदार कह लें या फिर मुखिया भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुखिया लिख दें। और इसको चूँकि अगर देखते हैं ज़िम्मेदार ही लिखें, जो हमारे सरपंच जो होते हैं इसको उर्दू में ज़िम्मेदार ही लिखें, ठीक है, वो पंच के पूरे सर होते हैं, तो ये ज़िम्मेदार रखें बेटर है, जिसे सरपंच कहा जाता है, ठीक है, सरपंच कहते हैं। तो ज़िम्मेदार जो होते हैं वो सरपंच होते हैं। दीज 5 men चूज़ देयर लीडर। लीडर इसको बोल दें, सरपंच को इंग्लिश में कह देंगे लीडर। हु इज़ कॉल्ड सरपंच, उस लीडर को क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। तो ये कुछ ट्रांसलेशंस हैं जिन्हें आप ध्यान रखें ताकि आप आसानी से परफॉर्म कर सकें। और बिल्कुल ये आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं कि अगर आप गाइड लेना चाहते हैं या जो मटेरियल्स प्रिपेयर्ड किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, या फिर ट्रांसलेशन के, कवायद के, इस्तिलाहात के, वोकैबुलरी के, सेंटेंसेस, क्वेश्चन, सारी चीज़ों के हवाले से आप इस पर व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं और ले सकते हैं। फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिटेल है, ठीक है, दोनों लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो सहायक वाले हैं वो भी उर्दू अनुवादक वाले, दोनों के लिए 100% यूज़फुल गाइड होगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे।